मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, आपका तारुफ करा देते हैं। सैयद यासिर जिलानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक झा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। फराज किदवई जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सैयद यासिर जिलानी जी, आपके पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम दीपक झा जी का रुख कर लेते हैं। दीपक झा जी, बड़ी मुसीबत है जिस तरह से आप वादे कर रहे हैं जनता के बीच में। आप ये कह रहे हैं कि दरअसल हमारी सरकार बनी तो तमाम सारे वादे जो कर रहे हैं उनको आप पूरे करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपके सामने बड़ी चुनौती है। केंद्र से मंत्रियों को उतारा जा रहा है, सांसदों को उतारा जा रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती यह है कि आप अपने नेताओं से कैसे लड़ेंगे। आपके नेता जो बागी हो रहे हैं उनको कैसे संभालेंगे। देखिए, बागी होना ना होना चुनावी मौसम में ये तो जनता सब समझती है। हर पार्टी से बागी नेता होते हैं, मेन मुद्दा वो नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है चुनाव लड़ना, हर व्यक्ति चाहता है आगे बढ़ना, लेकिन एक सीट पे एक ही कैंडिडेट उतार सकती है। ये पार्टियों की मजबूरियां होती हैं। तो इस पे मैं बहुत ज्यादा राजनीतिक कुछ नहीं हो सकता। भाजपा से भी होंगे, हमारे दल से भी होंगे, अन्य दलों से भी होंगे। जहां गैप होगा लोग वहां जाएंगे, तो बात ही नहीं है। लेकिन हम लोग जो टिकट देते हैं वो सर्वे कराने के बाद देते हैं। 3 स्तर पे सर्वे कराए जाते हैं, उसके बाद जनता का सर्वे आता है, उसके आधार पे टिकट दिया जाता है। बात यहाँ पे नहीं कि बागियों से कैसे निपटेंगे। जनता चुनाव में मेन मुद्दे क्या है? चुनाव में जनता के मुद्दे हैं। चुनाव में जनता के लिए, प्रदेश के लिए हम क्या कर सके, हम उन वादों के साथ जाते हैं। भाजपा डरी हुई है, भाजपा भयग्रस्त है। मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है भाजपा को, सांसदों को उतारना पड़ रहा है भाजपा को। जिन लोगों को जनता ने चुन के भेजा था कि लोकसभा में हमारी आवाज उठाएंगे, हमारे लिए काम करेंगे, उनको भाजपा इस काबिल बना दिया है कि जाके विधानसभा का चुनाव लड़े। आपने राजस्थान में भी देखा होगा, कर्नल बुरिया बिस्तर बांध ले, कहना अब तो मान ले, ये वाली बात चल रही है। तो जब इस तरीके से, अच्छा ठीक है, आपने कहा कि पहले सर्वे कराया जाता है, उसके बाद टिकट दिया जाता है। सभी को टिकट नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। लेकिन अवधेश नायक जी को आपने दतिया से चुनाव लड़ा दिया। लगातार आपके कार्यकर्ता वो नाराज हैं, कह रहे हैं 2 महीने पहले तक मलाई खाए बैठ करके सत्ता में, और अब वहां जब टिकट नहीं मिला तो हमारी पार्टी में आ गए। हमने जमीनी स्तर को मजबूत किया, हमने इतनी मेहनत की 5 साल, और हम लोगों को टिकट ना मिल करके जो आयातित नेता हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। मतलब सर्वे में आप हार रहे थे, तब नायक जी को आप टिकट दे दिए। देखिए, बात यह है योगेश जी, यदा कदा 1-2 सीट पे कोई 1-2 विशेष लोगों को टिकट इधर उधर किया जा सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। बात यह है कि चुनाव जो है वहां पे जनता के मुद्दों के लिए, जनता के हित के लिए लड़ा जा रहा है। जो व्यक्ति वहां पे श्रेष्ठ है उसको दिया जा रहा है, पार्टी के अंदर जो व्यक्ति काबिल है उसको दिया जा रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं होता है। यदा कदा एक सीट पे कई जगह होती है कि आपने अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर किसी एक व्यक्ति को रख दिया है, अब उसकी कई सारी मापदंड होते हैं, वो सारे पार्टीज में होती है। यहाँ पे मैं इस मुद्दे पे भाजपा ना डिबेट कर सकती है, ना कोई अन्य दल कह सकते। तो इस मुद्दे पे डिबेट करना कि कार्यकर्ता नाराज है, उसकी पार्टी को दिया, उसकी पार्टी को दिया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि भाजपा वो भयग्रस्त क्यों हो रही है, भाजपा के पास मुद्दों की कमी क्यों हो गई, भाजपा अपने मंत्रियों को चुनाव लड़ाने के लिए मैदान पे क्यों उतार रही है। बात ये है, क्या मोदी जी मध्य प्रदेश जाते हैं और मोदी जी मध्य प्रदेश जाके एक बार भी मंच से शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लेते हैं? ये देखने वाली बात है। मोदी जी मध्य प्रदेश जाते हैं और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के द्वारा किए हुए कामों को एक बार भी नहीं बताते हैं। भाजपा इतनी डरी हुई क्यों है, भाजपा इतनी बौखलाई हुई क्यों है? शिवराज सिंह चौहान खुद क्यों सवाल करते हैं, बहनों मैं बहुत याद आऊंगा अगर मैं नहीं बचा तो। वो तो चुनौती आपके सामने है ही है दीपक जी, वो तो हमने पहले भी कहा कि वो चुनौती तो है ही है। आपके पूर्व विधायक छोड़ करके भाजपा का दामन थाम रहे हैं, दिग्गज नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं, कल 2 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। ऐसे में आप जो ये दम भर रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, कैसे जीतेंगे? सवाल तो यहां पर आके खड़ा हो जाएगा। योगेश भाई, आपने कार्यकर्ता एक चीज और जोड़ देते हैं, आपने कार्यकर्ताओं को कहा कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी प्रत्येक पार्टी में देखने को मिलती है, लेकिन झंडा जो है यही कार्यकर्ता उठाते हैं। झंडा जो फॉर्च्यूनर से चलते हैं नेता, वो झंडा नहीं उठाते हैं। उनके पीछे जो काफिला, उनके पीछे जो पैदल कार्यकर्ता चलते हैं, वो झंडा उठा करके चलते हैं और वही जन जन तक बात पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि चुनाव जनता जीतेगी, चुनाव जनता के लिए
मुद्दों पे जो लड़ रही है पार्टी वो जीतेगी, और जनता के मुद्दों को अच्छी तरीके से कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी ने उठाया है। पूरे प्रदेश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, क्योंकि आप वास्तविक सवाल मध्य प्रदेश के लिए कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। शिवराज सिंह चौहान घोषणा मंत्री हो जाते हैं, मोदी जी घोषणा मंत्री हो जाते हैं। आप एक बात देखिएगा योगेश भाई कि जहां जहां चुनाव होता है मोदी जी 2 महीने पहले रैली करना शुरू कर देते हैं उन प्रदेशों में, और सौगात देने की बौछार शुरू कर देते हैं। आप देखिएगा कमाल की बात, आप राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव हो जाता है उनके आंकड़े उठा के ले आइए कि मोदी जी जरा बताइए जो आपने वादे किए थे, जो आपने घोषणा किया था, उन वादों उन घोषणाओं का क्या हुआ। इसका एक ताजा उदाहरण ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, आप हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, आप कर्नाटका ले लीजिए, आप जम्मू कश्मीर ले लीजिए, मोदी जी सब जगह से नदारत है। और मणिपुर, मिजोरम, ईस्ट की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है कि मोदी जी मुंह पे ताला लगा लेते हैं। ठीक है, आ गई आपकी बात। यासिर जिलानी जी, आपने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना ही, लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि आपने जो दांव चला, केंद्रीय मंत्रियों को जमीन पर उतार दिया, विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया, सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया, लेकिन जो नेता तैयारी कर रहे थे आपके पहले से उन विधानसभा सीटों पर, अब वो नाराज नजर आ रहे हैं। वो आपका दामन छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, या आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, या बहुजन समाजवादी पार्टी के पास जा रहे हैं। ऐसे में मुश्किलें तो आपके लिए भी बड़ी खड़ी होती नजर आ रही हैं। योगेश भाई देखिए, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो कुछ कारण क्षेत्रीय और राज्य स्तर पे भी बनता है, और उस बनते बिगड़ते सिचुएशन में कुछ यदा कदा ऐसी चीजें सामने आती हैं। लेकिन मुझे हैरानी ये हो रही है कि मेरे कांग्रेस के मित्र भी हैं, प्रवक्ता जो अभी हम मेरे साथ पैनलिस्ट हैं, वो बिल्कुल हताश और निराश दिखाई दे रहे हैं। ज्यों ज्यों चुनाव नजदीक आ रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास तर्क की कमी होती जा रही है। तर्कहीन बातें रिपीट कर रहे हैं, लगातार एक ही बात को। प्रधानमंत्री को भी उसमें लेके आ जाते हैं, उसमें मुख्यमंत्री को भी लेके आ जाते हैं, और मुख्यमंत्री अपनी बहनों को किस तरीके से वो संवाद करते हैं उस पर भी इन्होंने फोकस कर रखा है। लेकिन अपने यहाँ जो इनकी बुनियादी चीजें हैं उसके इनका फोकस नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता को बोले कि मुद्दों की बात करें, भाजपा के मुद्दों पे सवाल किए गए, उसका जवाब सुन लीजिए। दीपक जी सुन लीजिए, तो आपकी आदत नहीं है। जिलानी साहब क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। अपनी बात करें, बोलने की क्या बीमारी हो गई, लगती हमें आजकल कोई नई बीमारी हो गई क्या? बोलने बात नहीं करना अच्छा लगता। बात यही है दीपक जी, मैंने आपसे पूछा तो आप बीजेपी पर आ गए, और यासिर भाई से पूछा तो यासिर भाई भी कांग्रेस में चले गए। यासिर भाई सवाल आपसे ये सुनिए, सवाल आपसे यासिर जिलानी जी, देखिए पहली लिस्ट में राजस्थान में 41, सुनिए तो सरकार है, ठीक है, 41 नामों की घोषणा की गई, मतलब जिनमें 12 सीटें ऐसी हैं, जिनमें 12 सीटें ऐसी हैं यासिर भाई, जहां पर आपके जो प्रत्याशी हैं मैदान में वो प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं बेचारे। 12 सीटें ऐसी हैं, वो अगर जा रहे हैं तो वहां पर उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों पर अटैक किए जा रहे हैं। योगेश भाई, आप तो बहुत रिसर्च वाली पत्रकारिता करते हैं। आप हर चुनाव में इस तरीके की, जब तक नाम वापसी का दिन नहीं आ जाएगा और तब तक इस तरह की, क्योंकि मैंने भी चुनाव लड़ा हुआ है दिल्ली में, हाँ। और मैं, होता क्या है कि हमारे यहाँ एक मंडल का सिस्टम होता है, ब्लॉक का सिस्टम होता है और जिला का सिस्टम होता है। उसमें बहुत सारे लोग जब टिकट मांगते हैं उनको कहीं ना कहीं टिकट, अगर किसी 10 आदमी की डिमांड होती है, 1 आदमी की मिलती है तो 1-8 सीटों पे इस तरह की बात आती है। लेकिन जब विचारधारा की बात आ जाती है तो विदिन अ वीक सारी चीजें एक तरफ हो जाती है। जब विकास की बात हो जाती है तो एक तरफ बात हो जाती है। जब हम विश्वास की बात करते हैं तब बात एक तरफ हो जाती है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कि पिछले 16-17 सालों में कांग्रेस की मध्य प्रदेश में आपस में एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं हुआ। अपने दिग्विजय सिंह अलग बयान देते रहे, कमलनाथ जी अलग अपना नागा लापते रहे, इन पे कभी, और केंद्र की जो इनके ऊपर एक तरीके से जो केंद्र इनका कहता है, जो इनके हाईकमांड गांधी परिवार तय करता है, वही ये लोग तय कर पाते हैं। तो इस तरह की नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ चीजों को इस तरीके से। विकास चौधरी जिनका किशनगढ़ से टिकट कटा है, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक मुद्दे को इस तरीके से अख्तियार करना चाहती है कि वो पूरी तरीके से, दरअसल अब अपने कार्यकर्ताओं की सुन नहीं रही है
और इसके साथ ही उनके जब घर के बाहर जो भीड़ लगी तो उसमें उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि दरअसल पैसे के दम पर प्रत्याशी टिकट खरीद रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पैसा लेकर टिकट दे रही है। ये आरोप आप अक्सर सामने वाली पार्टी यानी दूसरे पार्टियों पर लगाते हैं, यही आरोप आप पर लग रहे हैं। नहीं, चुनाव में जब इस तरीके की बात आती है, वो भी 200, 250, 250 सीटों में एक आध सीटें ऐसी होती है जिसमें कोई कार्यकर्ता इस लेवल तक आके नाराज होता है, वो इस तरीके की बात करती है। यही जो साहब अभी बोल रहे हैं, 2-3 दिन के बाद नाम वापसी तक आप भी रुक जाइए, मैं आपके साथ डिबेट करूंगा। आप बहुत अच्छी डिबेट करने के लिए जाने जाते हैं। आप बिलीव करें कि इनकी ये जो भाषा है, एक रोष होता है। परिवार में भी अगर कोई बात हो जाए और परिवार के अंदर एक किसी के साथ थोड़ी सी लगता है कि हमको मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो वो भी आवाज उठाता है। लेकिन जब उसको बड़े बुजुर्ग बैठ के समझाते हैं तो वो परिवार का फिर हिस्सा बन जाता है और उस परिवार के लिए जोर शोर से काम करने में लग जाता है। ये भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। क्योंकि हम काडर बेस्ड पार्टी है, हमारा एक एक कार्यकर्ता कमिटेड है, समर्पण भाव से काम करता है और भारतीय जनता पार्टी के कमल के लिए वो जब तक चुनाव मतदान तक मतदाता को लेके नहीं चला जाएगा, वो काम करेगा, कर्तव्य मान के क्रियान्वित करेगा, उस बूथ तक वोट ना पहुंच जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम कार्यक्रमों को जो वो तय करती है, मैनिफेस्टो में देती है, चाहे वो राज्य स्तर पे या सेंट्रल के स्तर पे आपने देखा होगा, उसको पूरा करते हैं। यासिर भाई ठीक है, आप जो बातें कह रहे हैं, लेकिन बड़ी चुनौती है, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक नहीं कई प्रत्याशी लगातार ये कह रहे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक में आपने देखा कि शीर्ष नेतृत्व किसने फोन नहीं किया आपके नेताओं को और वो मैदान में उतरे और आपको खामियाजा उसका भुगतना पड़ा। तो इसलिए ये बड़े सवाल उठते हैं कि यहां पर कुछ ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। फराज किदवई जी, कांग्रेस के साथ आप हैं इंडिया गठबंधन में और मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी नाराजगी, 22 सीटों पर आपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव की नाराजगी किस तरीके से दिख रही है? आपके नेता लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को सीखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से बड़ा मन रखती है, बड़ा मन कांग्रेस को रखना चाहिए। वहां पर हम गए थे बीजेपी को हराने, लेकिन सीटों को बंटवारे को लेकर के चर्चा हुई तो जो हमारी सिटिंग सीट थी वहां भी कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को उतार दे रही है। इतनी अनबन, इतनी नाराजगी आप एक दूसरे में? नहीं योगेश जी, देखिए क्या है कि अगर हम लोग कभी गठबंधन राजनीति के इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अगर किसी का नाम लिखा जाएगा तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी का लिखा जाएगा। क्योंकि गठबंधन राजनीति में अगर कभी गठबंधन धर्म किसी ने 100% या 200% निभाया है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने निभाया। चाहे 2017 में हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया हो जिसमें हमने 100 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दी, या 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके हमने आधी से ज्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी को दी। देखिए क्या है कि जब गठबंधन पॉलिटिक्स और अलायंस पॉलिटिक्स होती है तो उसमें कोई स्टेट होती है जहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी बड़े भाई की भूमिका में होती है, दूसरी पार्टी छोटे भाई की भूमिका में होती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने यहाँ मध्य प्रदेश में जो है वो बड़े दिल का परिचय नहीं दिया है। और लेकिन चलिए कोई बात नहीं, समाजवादी पार्टी जो है वो ग्रास रूट की पार्टी है। आदरणीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के परिश्रम और उनकी कठोर तपस्या से और उनकी सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हुए उस पार्टी का जन्म हुआ है। आपने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में बड़ा दिल नहीं दिखा रही है। आपने तो एक सीट पे बड़ा दिल नहीं दिखाया, कांग्रेस का यह आरोप था। बागेश्वर में उपचुनाव हुआ और वहां पर कांग्रेस के सामने आपने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया। कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत गया। उसी दरमियान कांग्रेस की तरफ से आरोप लगे थे, नवनियुक्त राय साहब जो कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए उत्तर प्रदेश के, तुरंत हमला बोला था समाजवादी पार्टी पर। देखिए योगेश जी, कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2017 में जब कांग्रेस अपनी जमीन उत्तर प्रदेश में तलाश रही थी तब हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और एक बहुत रिस्पेक्टेबल सीट शेयर के साथ हमने उनसे समझौता किया और उनके कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। और ये जो लड़ाई अभी बेसिकली इंडिया गठबंधन आज की तारीख में देश और प्रदेश में लड़ रहा है, ये एक बड़ी लड़ाई है।
योगेश जी ये कोई आम इलेक्शन नहीं है। 2023 में ये जो 4-5 स्टेट्स में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, या 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा होगा, ये देश की दिशा तय करेगा। तो मुझे लगता ये है कि इंडिया अलायंस के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी लोग हैं, उनको जो है अपने अपने स्टेट में या जहां भी वो मजबूत है वहां पे बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और समाजवादी पार्टी का आप ही की बात को जोड़ते हुए मैं एक बात कह रहा हूं, और वो सवाल ये है, आपने कहा कि दरअसल ये 5 राज्यों के चुनाव केवल राज्यों भर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आगे भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा भी तय करेंगे। लोकसभा चुनाव को लगातार आप भारतीय जनता पार्टी को हराने का दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं उसके लिए हमें सीट कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, वो भी हम करेंगे। लेकिन इस तरीके की नाराजगी जो अभी से दिख रही है आपकी, लोकसभा के चुनाव में कैसे कंप्रोमाइज कर पाएंगे? और अगर इन राज्यों में नतीजे कुछ उलट नजर आए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आए, तब तो एक बड़ा संदेश जाएगा आपके मुताबिक ही, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि ये जो नतीजे आएंगे ये बड़ा संदेश देंगे 24 के चुनाव को लेकर। योगेश जी, नतीजे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आएंगे। आप अपने कहीं पर एक लिख लीजिए, मेरा स्टेटमेंट ये रिकॉर्ड कर लीजिए, और जब 3 दिसंबर को जब डिबेट्स होंगी तो मुझे बुला लीजिएगा और मेरा ये स्टेटमेंट चला लीजिएगा कि 5 में से 5 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। चाहे हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन में हम एक सेटिस्फैक्टरी रोल में हो या ना हो, वो एक अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अरे वो तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस को हराने का काम तो कर देंगे ना कहीं। बीजेपी का वोट बैंक काटेंगे क्या आप, या कांग्रेस का काटेंगे? हारेगी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ठीक। जब से योगेश जी 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, तब से चाहे देश का ओबीसी हो, चाहे देश का यूथ हो, देश का किसान हो, देश का मजदूर हो, देश की महिलाएं हो, सबको भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो छला है, लूटा है। और आज की तारीख में देश की आवाम है, जो देश का आवाम है, वो भारतीय जनता पार्टी की तमाम उत्तर प्रदेश की जनता ने हो चुका है। बुरी तरीके से देश की महिलाएं, 2022 में यही बात फिर से अखिलेश यादव ने दोहराया और उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें फिर से एक तरीके से आइन दिखाया और बुरी तरीके से आ रही है। अति उत्साही लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें डिबेट में करते हैं, और जिस दिन आप दिसंबर को नतीजा आएगा आप उस दिन देखिएगा कि ये दिखाई भी नहीं देंगे। 2017 इनको उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को सबक सिखाया, और 2022 दोनों चुनाव में आईना दिखाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता कर चुकी है। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी अपने गिरेबान में नहीं झांकती है और बड़ी बड़ी बातें करती है। इन लोगों का अस्तित्व जो है जनता के बीच से, इनका जो विश्वास है जनता के बीच से, वो उठ गया है। घमंडिया गठबंधन जो कहा जाता है, घमंड देख लीजिए इनमें इतना है कि आप आपस में साझा कार्यक्रम भी नहीं घोषणा कर सकते। एक तरफ कांग्रेस लड़ रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो उस गठबंधन का हिस्सा है वो अपने कैंडिडेट को उतार रही है। आप कहां से समन्वय बनाएंगे? आप कैसे, किन नेताओं के ऊपर कैसे ये आपस में जो अविश्वास है, ये भरोसा में इन लोगों का बदल ही नहीं सकता। ये प्रधानमंत्री को लेकर लड़ रहे हैं। शशि थरूर ने अभी जो बयान दिया है उसके बाद से इनके अंदर बेचैनी है। नीतीश कुमार के जो चाहने वाले हैं उनको अलग प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर रहे हैं। अखिलेश यादव के लोग बाकायदा उनके पूजा पाठ में लग गए, उनके आसपास घूमने लगे और उन्हें प्रधानमंत्री की तरह देखना चाह रहे, जबकि भारत की जनता ने यह तय किया हुआ है कि यासिर जी जाहिर तौर पर है अपने नेता को हर कार्यकर्ता प्रमोट करने की कोशिश करता है। हालांकि रामगोपाल यादव जी ने साफ कर दिया था कि अखिलेश यादव पीएम के रेस में नहीं है, ये हम कई बार बता भी चुके हैं, कह भी चुके हैं। रामगोपाल यादव ने साफ तौर पर कह दिया था। खैर आएंगे आपके पास। योगेश जी अब मैं बोलूं क्योंकि मेरा सारा समय, ठीक है फराज जी अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद आते हैं सौरभ जी के पास। और यासिर जी से बोलिएगा कि इनकी पार्टी से बोलिएगा कि इनके इतने एटिकेट सिखाएं कि बोलिए आप बोलिए अपनी बात रखिए नहीं बोलते हैं जी। तो मैं ये बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो 2014 से सरकार चल रही है योगेश जी, उससे देश का ओबीसी, देश का यूथ, देश का किसान, मजदूर और महिलाएं जितनी परेशान है हम आप सब देख रहे हैं। अब आप देखिए कि अभी प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में तमाम सभाएं करते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपका चेहरा यहाँ पे कौन होगा, तो प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो निकाय चुनाव भी प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर लड़ती है, लेकिन वहां पर बोलते हैं प्रधानमंत्री जी कि हमारा चेहरा जो है वो कमल होगा। आप इसके संकेत समझिए योगेश जी कि आरएसएस के जो ऑर्गेनाइजर, जो इनका माउथपीस है, उसने क्या लिखा था? उसने लिखा था कि प्रधानमंत्री जी का जो चेहरा है
उसके ऊपर 2024 का चुनाव नहीं जीता जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी की लोकल लीडरशिप को मैदान में उतरना पड़ेगा। इनकी लोकल लीडरशिप हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए उसमें उतरी और वहां पर भी इन्होंने मुंह की खाई। तो आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझ रहे हैं कि ना तो प्राइम मिनिस्टर साहब का चेहरा, ना इनकी लोकल लीडरशिप कोई काम में आने वाली नहीं है। और ये 2023 के जो 5 स्टेट में इलेक्शन होने जा रहे हैं, 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन होगा उसमें ये मुंह की खाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि आप मुझे 2 मिनट और 1-1.5 मिनट और दे दिएगा योगेश जी। बोलिए बोलिए। कि आज की तारीख में जो राजस्थान में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें क्या हाल है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी का एक गुट चल रहा है, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह का एक गुट चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो वहां पे राजस्थान में परिवर्तन यात्राएं हो रही है उसमें पब्लिक नहीं आ रही है, उस पर जेपी नड्डा और अमित शाह गुस्सा करके वापस दिल्ली लौट जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी जब वसुंधरा राजे जी को फूल दे रहे होते हैं तो उनका भाषण कराना तो दूर, उनका चेहरा तक नहीं देखना पसंद करते हैं। मार्क माय वर्ड योगेश जी, वसुंधरा राजे इनको 30 से 40 सीटें हरा देंगी। मोदी जी का प्रधानमंत्री जी का क्या है, उनका एक तरीका है कि वो अपने समक्ष जो उनके अपने बराबर किसी नेता को आने नहीं देना चाहते हैं। यही वजह है कि आज रमन सिंह कहीं दिखते नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया को बिल्कुल। ठीक है, आपके सवालों का जवाब मैं लूंगा जिलानी जी से। ठीक है, सौरभ जी, सौरभ दुबे जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। सौरभ जी, आप क्या देख रहे हैं इन 5 राज्यों में लगातार जिस तरीके से पार्टी के अंदर ही अंतर्द्वंद छिड़ा हुआ है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर लगातार जारी है, तस्वीर क्या नजर आ रही है आपको? क्या उभर करके दिख रही है आपको तस्वीर? दीपक जी आवाज नहीं और सौरभ जी आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट कर रखा है क्या आपने? हेलो, अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। मैं राजनीति में जो भी व्यक्ति आता है उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से जब चुनाव होते हैं, जब ये टिकट के बंटवारे होते हैं तो राजनीतिक इच्छाएं लोग प्रकट करते हैं अपनी अपनी। इसी वजह से पार्टियों के अंदर नाराजगी होती है, तो हर पार्टियों के अंदर फिर नेता इधर से उधर पार्टियां बदलते भी हैं। लेकिन उसमें एक खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत विशाल संगठन काम करता है। उस संगठन के माध्यम से अगर इस प्रकार की कोई नाराजगी होती है लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर, तो उसको संतुष्ट करने का काम समन्वय बैठा करके आपस में उसको कर लिया जाता है। दुर्भाग्य से कांग्रेस के अंदर ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है। अगर ऐसी स्थिति बनती तो देखिए हेमंत बिस्व शर्मा जी जो कांग्रेस पार्टी से ही उनकी उपेक्षा की गई, नाराज होकर के आज भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए। ज्योतिराव सिंधिया जी जिनकी बड़े पैमाने पर उपेक्षा की गई थी, जो पिछले मध्य प्रदेश के चुनाव में अपना जी जान लगा करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी के लिए अपना सर्वोच्च जिन्होंने लगा दिया, उनकी भी उपेक्षा की गई और उस उपेक्षा के कारण मध्य प्रदेश में सरकार तक गिर गई। और आज ज्योतिराव सिंधिया जी कैबिनेट में, भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में मंत्री है। अब तीसरी स्थिति आप देख लीजिए, राजस्थान में उनका उप मुख्यमंत्री अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का आंदोलन करता है। ऐसी आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में कितने विवाद हैं। मतलब कहने का ये है कि जो इनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस के अंदर, वो जो स्थानीय नेतृत्व है उसके बीच में कोई संपर्क नहीं साधा जाता है, कोई सामंजस्य नहीं बैठाया जाता है, जिसके कारण से अनबन होती रहती है और उसका जो भुगतान है वो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को करना पड़ता है। उसके परिणाम स्वरूप कल आपने देखा जिस प्रकार से कमलनाथ जी अभी से चिट्ठा फाड़ रहे हैं कि भैया अगर कुछ भी कर सकता है तो दिग्विजय सिंह की जिम्मेदारी होगी उनके कपड़े फाड़ना, ये इस तरह के बयान, इस तरह की चीजों को दर्शाते हैं। अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो उनके दुख दर्द में उनके साथ हूँ। उनकी जीती हुई सीट मध्य प्रदेश के अंदर पे कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, इतने महीनों से 4 बैठक हो चुकी गठबंधन, इंडी गठबंधन की, और गठबंधन के अंदर जो है उसका स्वरूप कुछ और है, बाहर कुछ और है। आप प्रदेशों में अलग अलग लड़ रहे हैं, अपनी जीते सीटों पर जो है आपका प्रतिद्वंदी उतार दे रही है कांग्रेस पार्टी। तो किस प्रकार अपने जो सहयोगियों के साथ न्याय कर रही है, ये देश की जनता देख रही है। ठीक है, उस पे आएंगे, जिस प्रकार से एक चीज और समझ आएंगे, इस पे आएंगे। सौरभ जी इस पे आप बात रखिएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा जो आपने अभी जैसे बात कही कि भारतीय जनता पार्टी में अगर गुटबाजी होती है तो अपने नेताओं को संभाल लेती है बीजेपी, लेकिन इसका उदाहरण हमने कर्नाटक में देखा, ऐसा नहीं हो पाया। अब यहां पर मध्य प्रदेश में देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए बैजनाथ यादव और उनकी वापसी हो गई कांग्रेस में, उनकी वापसी
कांग्रेस में हो गई, खासम खास हैं, और कई ऐसे नेता हैं जो कि नारायण त्रिपाठी का अगर हम जिक्र करें, वो उनकी वापसी हो गई है कांग्रेस में। अब ये जो नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं संभाल पा रही इन नाराज नेताओं को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या विरोध का स्वर उठता है? किसी ने बगावत की क्या? कांग्रेस के अंदर तो आए दिन प्रतिदिन बगावतों का सुर निकल रहा है। भाई, कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा गया तो क्या किसी ने बगावत की? या किसी ने कल और परसों 2 दिन का केंद्रीय नेतृत्व का दौरा रहा है भारतीय जनता पार्टी के। जी जी, ठीक है। और वसुंधरा राजे जी कहीं दिखी नहीं आप, और इसके पहले की जो बैठकें हो, मीटिंग हुई हो, उनमें जरा मुझे तो नहीं लगता कि किसी में वो अनुपस्थिति रही हो। वसुंधरा राजे जी पार्टी के साथ खड़ी हैं और संगठन के साथ पूरे चुनाव में सारी रूपरेखा बना करके सबकी व्यस्तताएं दूसरी बात यह है कि देखिए, जो राजस्थान है और मध्य प्रदेश है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जोर शोर से प्रचार इन प्रदेशों के अंदर करता है, क्योंकि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान जो ये क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, इसके अंदर उनका बोलबाला होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें, देखिए जब राजस्थान में रैलियां होंगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी जी तक कटी रहेंगी। उसी प्रकार से जब विश्व प्रसिद्ध चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी लोकप्रियता के कारण विपक्ष उनके साथ जितने गठबंधन है उनको भी लाभ मिलता है, तो निश्चित रूप से वो अपने उस चेहरे को चुनाव के अंदर, कोई भी पार्टी होगी, जब इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री तो कांग्रेस इंदिरा गांधी जी के नाम पर चुनाव लड़ती थी क्योंकि लोकप्रिय थी, उनके आधार पर वोट मिलता था। तो नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं अपनी रैलियों में, तो जो 2014 से एक लंबी योजनाएं जो उन्होंने केंद्र के अंदर और प्रदेशों में डबल इंजन सरकारें जहां पर रही हैं उनके माध्यम से जो जनता को लाभ मिला है, उसके बारे में वो घोषणाएं करते हैं, बताते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो कांग्रेस पार्टी है, वो देखिए कि अगर उनकी सरकार भी बन जाती है तो जो ऊपर का नेतृत्व है, सिर्फ उसके घमंड के कारण वो सरकारें तक चली जाती है, वहां पर टूट जाती है, उस पर कोई विचार अंदर में पार्टी नहीं करती है। ये बड़ा अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस मंथन नहीं करती है, दीपक झा जी? नहीं, बिल्कुल नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी आपको वैसे भी घमंडिया नाम जो इंडिया गठबंधन बना दे चुकी है, और सौरभ जी कह रहे हैं घमंड की वजह से आप सत्ता से हाथ धो बैठते हैं। योगेश जी, मैं तो सैयद जिलानी भाई को भाजपा प्रवक्ता समझ रहा था, लेकिन शुक्र है कि यहाँ पे 2 लोग भाजपा की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब मैं 2 भाजपा प्रवक्ता। जिलानी भाई आप करने में लग रही है। सुनिए, चुप रखकर आइए, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, सभ्यता के साथ डिबेट करें। बोलिए बोलिए। बात यह है, जो जिनके मुंह से इंडिया शब्द नहीं निकल पाता है, वो देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, वो राजनीतिक स्थितियों पे विश्लेषण करते हैं। भाजपा का मतलब क्या है, एनडीए का मतलब क्या है? नेशनल डिजास्टर अलायंस। अब जो नेशनल डिजास्टर है, ये 38 ये तो इसमें चुप हो जाते हैं, इसमें कोई एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो नेशनल डिजास्टर अलायंस, अरे चुप करिए, देखिए ऐसे नहीं चलेगा। आपने प्रश्न पूछा, योगेश भाई, आपके अंदर आंतरिक विवाद है, योगेश भाई इनको चुप कराइए, क्या तरीका? वो ऐसे डिबेट नहीं करता। मैं तो घमंडी आपको नहीं कह रहा गठबंधन पे, किसी गठबंधन पे वो नहीं कह रहा, लेकिन आप इस चीज का जवाब दीजिए ना कि जो मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं, योगेश भाई को चुप करा दीजिएगा। वो सौरभ जी क्लियर कर रहे हैं, सौरभ जी क्लियर कर रहे हैं दीपक जी कि दरअसल वो आपको घमंडिया नहीं, मैंने भी बताया, उन्होंने ये कहा कि घमंड की वजह से आपकी सत्ता चली जाती है। घमंडिया नाम तो मैं सौरभ के जैसे जिलानी जी दे रहे हैं। सौरभ जी की जवाब, मैं बातों का जवाब भी नहीं दे रहा हूँ। मैं भाजपा आपने कहा ना घमंडिया, भाजपा ने दिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सौरभ क्यों परेशान हो रहे भाई? इनको शांति से तसल्ली से बैठो मेरे भाई। सौरभ आप अच्छा विश्लेषण करते हो, मुझे पता है, बहुत बढ़िया बोलते हो। आपने भाजपा की सारी, हम तो कहते हैं कबीर दास की वाणी, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। आपने बहुत बढ़िया कांग्रेस की, देखिए अपना अपना विश्लेषण है। सुनिए, आप चुप करके सुन लीजिए, आप चुप करके कृपया सुन लीजिए, बहुत हो गया आपकी पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद मचा हुआ है। आपने समाजवादी सुन लो तो सुनोगे या ऐसे उनकी योगेश भाई, ये ऐसे नहीं चलता ना योगेश जी। हाँ बोलिए आप। योगेश जी इनको चुप करा दीजिए, इनको म्यूट करा दीजिए। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। ज्यादा बोल रहे हैं। हाँ, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं पसंद करता हूँ घमंड। अब देखिए यहाँ पर घमंड बात है। एक सेकंड रुक जाइए, दीपक जी अपनी बात रखिए। बिल्कुल घमंड है, बिल्कुल घमंड है। देश की जनता हमारे साथ इस बात का घमंड है। हम देश का काम करेंगे, देश की जनता के लिए हित का काम करेंगे, बिल्कुल इस बात का घमंड है। आप लोगों का राष्ट्रद्रोह देश ने देख चुका है। सिंधिया जी और
दूसरी बात, आपने हेमंत बिस्व शर्मा का नाम लिया, जितिन प्रसाद का नाम मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस से जगदम्बिका प्रसाद जी आपके यहाँ पे आए, तो कांग्रेस मय हो गई है भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस से जितने नेता गए सबको आपने राज्यसभा दिया, लोकसभा दिया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। भाजपा अपने नेताओं का, अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करती है, इससे बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। सौरभ दुबे जी, आप ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, भाजपा के एक महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो कहते मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहा था, मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रहा था, मैं तो हेलीकॉप्टर से जाता, उन्होंने कहा था कि मुझे प्रदेश के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दी गई और थी भाषण देता, और मुझे नहीं पता था कि मुझे विधानसभा की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय चैनल पे बैठ करके गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट रूप से कहा था, तो भाजपा में ऐसे नेता है। मुझे जिम्मेदारी दी गई थी प्रदेश के अंदर चुनाव की रैलियों की, और मुझे एकाएक कह दिया गया कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है। तो ये जो योगेश भाई, उनका भाजपा प्रवक्ता को चुप करा दीजिए, बहुत ज्ञानी है, मुझे पता है, एक यासिर जिलानी से भी ज्यादा ज्ञानी है भाजपा प्रवक्ता। इनको बोलने दीजिए योगेश भाई, इनको ही बोलने दीजिए। अच्छा, दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे, एक सेकंड रोकेंगे। दीपक जी आपको भी रोकेंगे, सौरभ जी आप भी रुके जरा, सौरभ जी आप भी रुके। दीपक जी, यासिर जिलानी जी, उमा भारती जी ने एक ट्वीट किया, मुझे उम्मीद है कि आ रहे हैं दीपक जी, आ रहे हैं आपके पास, खतरे में आए। उमा भारती जी ने एक ट्वीट किया, मुझे उम्मीद है कि शायद आपने भी देखा होगा। इकबाल साहब के शेर की एक लाइन उन्होंने लिखी, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। और उसके बाद उन्होंने और लंबा लिखा है तमाम सारी सीटों को लेकर के, टिकट को देने को लेकर के। उन्होंने कहा कि आगे आने वाली लिस्ट का भी वो देखेंगी कि किसको टिकट मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। क्या मतलब समझा है, मायने क्या निकाले जाए इनके? देखिए, उन्होंने बहुत क्लियर लिखा है और हिंदी में तो लिखा है। मुझे लगता है कि आप मतलब तो पूरा मध्य प्रदेश समझ गया है। हाँ। एक जो गार्जियन का स्वरूप होता है, एक जो परिवार का बड़ा होता है, जो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं, उन्होंने अपने समर्थकों के लिए, अपने विचारधारा के लोगों के लिए मैसेज दिया है, जो मैसेज नीचे तक चला गया। और मैसेज गया है भारतीय जनता पार्टी के परिवार का। यही तो एक बड़ा स्वरूप है जिसमें आप हर तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, और यही लोकतंत्र का तकाजा है। यही बात तो कांग्रेस कहती है। दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरे तरीके से सोचने और समझने की कोशिश करेंगे, तो उसमें मेरी कोई रोक नहीं है। आप खुद स्वतंत्र हैं और लोकतंत्र का ये भी हिस्सा है। लेकिन उनका मैसेज बहुत पॉजिटिव है वहां की जनता के लिए और आने वाले चुनाव के लिए। वो चुनाव में देख रही है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता जो है वो पुनः भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताने जा रही है। लेकिन मैं अभी समाजवादी पार्टी के जो मेरे साथी पैनलिस्ट बोल रहे थे उन पे जवाब देना चाहता हूं। जो उनका एक परसेप्शन और नैरेटिव बता रहे थे कि ये नाराज है, वसुंधरा जी नाराज है, इससे 40 सीटें हार जाएंगे, 20 सीटें हार जाएंगे। अरे भाई साहब, आपके तो दिवंगत नेताजी के साथ आपके नेता अखिलेश यादव के किस तरह के संस्कारी रिलेशन रहे हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश और भारत ने देखा है। चाचा शिवपाल यादव ने 2017 में हराई है, 2020 में हराई। इसका आकलन जरूर इनके नेता के ऊपर मैं सारी विकास करूंगा। नहीं, किसी भी कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं, किसी पे कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं, लड़ाई लड़ रहे, किसी पे कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं। हमारे नेता के बारे में अगर कुछ बोलेंगे तो आगे बताइए कि बीबीसी ने प्रधानमंत्री के लिए क्या उनके लिए बोलते हैं, ये हैरान करता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था लड़के हैं, लड़कों को तो और रेप का मामला था। ये इस तरह की राजनीति अब भारत के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आने वाले चुनाव में आपको उत्तर प्रदेश में कोई जनरल इलेक्शन 2024 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेताजी अपनी सीट देखें कि कौन सी सीट पे वो चुनाव हारने जाएंगे 2024 के जनरल इलेक्शन में, क्योंकि जनता आपसे नाराज है। आप जो तुष्टीकरण के चैंपियन है उसको लोगों ने समझ लिया है। आपने अल्पसंख्यक वर्ग के मुसलमान को इतना बेवकूफ बनाया है, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने समझ लिया। आप जब शाहबानो के केस में आपको गिरफ्तार मिला, शाहबानो के केस में गिरफ्तार मिला, आप चुप रहे।
हमारी सरकार ने ट्रिपल तलाक देके भारत की आधी महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को पुरस्कार दिया। ये है तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की यात्रा भारतीय जनता पार्टी की, जो भारतीय जनता पार्टी का चलिए ठीक है, सभी राजनीतिक दल की अपनी अपनी एक यात्रा है और उस यात्रा को लेकर ठीक है दोनों लोगों को रखेंगे, फराज जी या सैयद यासिर जिलानी जी, आप भी रुके दोनों लोगों को। देखिए अपनी अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में आप कितना कामयाब होते हैं और ये जो पार्टी आपको नुकसान पहुंचाने की बात कर रही है वो पार्टी आपको कितना नुकसान पहुंचाएंगी, और ये जो नेता आपसे रूठे हुए हैं आप इन्हें मना पाएंगे या नहीं। सौरभ जी कह रहे हैं बीजेपी तो मना लेती है लेकिन अन्य दल इसमें फेल हो जाते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बीजेपी संभाल पाएगी या फिर यहां पर भी कुछ उलट स्थिति नजर आ सकती है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय के अभाव के चलते चर्चा को यहीं पे विराम करेंगे अब, और लगातार जिस तरीके से नेताओं की बगावत है पार्टी के अंदर, ये बगावत पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। पार्टी के दिग्गज नेता भी जानते हैं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है और इसलिए इनको मनाने के लिए भी लगातार लगा हुआ है। और माना जा रहा है यही वजह है कि जो अब आने वाली लिस्ट है यानी जो प्रत्याशियों की सूची है उसमें यही वजह है देरी की कि बड़े ही सोच समझ कर कदम उठाया जाएगा और ताकि सीट बंटवारे को लेकर के कोई बगावत देखने को ना मिले। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।